नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि आज भी हम क्रमबद्ध रूप से निरंतर रूप से काल एवं उसके भेद ही पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम कक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से काल जो समय का चक्र है उसके अनुसार जो है वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है और उन वाक्य के दृष्टिकोण से हम किस वाक्य को किस समय के द्वारा जो है वो परिप्रेक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा भूतकाल से संबंधित उसके 6 भेद तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करते हुए हमने उसे अलग अलग तरीके से किस तरीके से सहायक क्रिया लगने से कौन कौन सा जो भेद है वो बदल जाता है और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उनको पुष्ट करने का प्रयास किया। एक एक भेद को यहाँ पर हमने पढ़ा है और उनमें जो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस चैप्टर के इस बिंदु के भूतकाल नामक बिंदु को हमने ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग उसे ढंग से समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों, आज उसी क्रम में काल एवं उसके भेद, जिसमें वर्तमान काल को लेकर बात करेंगे और भविष्य काल को लेकर बात करेंगे। यहां पर वर्तमान काल के भी जो भेद है, वर्तमान काल में जो और भी इसके मुख्य भेद हैं वर्तमान काल के और उनमें बनने वाली जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कौन से भेद में वह वाक्य जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और तत्पश्चात हम बात करेंगे यहां पर भविष्य काल को लेकर कि भविष्य में होने वाली क्रियाएं, जो आने वाले समय में जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से हो सकती है और उसके भी भेदों को लेकर अलग अलग वाक्यों के माध्यम से उसके सभी भेदों को यहां पर पुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा वाक्य किस भेद में जो है वो जाना जाएगा। अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उसको भी भविष्य काल को भी देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम जो काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो कौन कौन सी बातें में अर्थात उसके कौन कौन से भेद है, उन सभी वाक्यों को यहाँ पर हम क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं और उससे आप भली भांति पहचान भी पा रहे होंगे और ये कक्षाएं आपके लिए बहुत ही जो है बेहतरीन साबित हो रही होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ लीजिए आज की कक्षा का हम आगाज करते हैं, काल एवं उसके भेद। तो देखिए, काल एवं उसके भेद को लेकर बात करते हैं हम। काल एवं उसके भेद हमने अंतिम कक्षा में भूतकाल को पढ़ चुके हैं। अब जो काल के मुख्य टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला भूतकाल हम पढ़ चुके हैं, अब है दूसरा टाइप वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। तो देखिए, प्रेजेंट जो काल है उसमें बात करेंगे कि वर्तमान काल के अनुरूप क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है। देखो, क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है मतलब कि अभी वर्तमान में वो शुरू है, वर्तमान में वो जारी है, वर्तमान में वह कार्य हो रहा है। वर्तमान का प्रेजेंट का मीन्स ये होता है कि जिस समय में आप चल रहे हैं, जिस समय चक्र में आप जो है अग्रसर है, उसी समय में उसी काल में वो कार्य हो रहा है। जब हमें क्रिया का व्यापार ये बताने का प्रयास किए तो वो वहां पर वर्तमान काल मित्रों जो है वो रहता है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पुस्तक पढ़ रही है, मतलब कि ये इन वाक्यों से हम ये जज कर पा रहे हैं, ये निर्णय ले पा रहे हैं कि कार्य अभी शुरू है, अभी जारी है। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वर्तमान काल में जाएगा, वो सेंटेंस जो है वो वाक्य जो है वर्तमान काल में हम उसको काउंट करेंगे। अब देखिए, इस वर्तमान काल के 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद जो है वो रहते हैं। मुख्यतः इन बातों को विशेष ध्यान रखना है, अधिक जो है डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बिंदु से संबंधित कैसा ही क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो, आप उसे भलीभांति कर पाएंगे, उसके सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न जो है बेहतरीन तरीके से ही पूछा जाता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, आप उसको भलीभांति कर पाएंगे। तो अब देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। ये 3 प्रकार जो है, सामान्य वर्तमान काल जो रहेगा मतलब कि सामान्यतः वह कार्य हो रहा है, और वर्तमान काल में भी अपूर्णता रहेगी। वर्तमान काल में भी अपूर्णता रहेगी मतलब कि कार्य भी शुरू है और पूर्ण जो है वो नहीं हुआ है।
और संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्धता जहां पर दर्शाई जाए वहां पर जो है वर्तमान काल में भी संदिग्धता, ठीक है ना, कार्य कर रहा होगा लेकिन वहां पर भी संदेह प्रकट हो, वो संदिग्ध वर्तमान में जाएगा। तो ये तीन स्थितियां यहां पर वर्तमान काल की जो है वो बनती है। ये वर्तमान काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल के भेद हैं, और इन तीनों ही स्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखने का प्रयास जो है करेंगे। तो लीजिए, वर्तमान काल में सबसे पहले हम वर्तमान काल की प्रकृति को समझा कि वर्तमान काल किस तरीके से जो है यहां कार्य कर रहा है, इसकी क्रिया का व्यापार किस तरीके से होता है, और उसी के आधार पर हम इसको जज करते हैं। फिर हमने देखा कि वर्तमान काल की तीन टाइप्स हैं। इन तीन टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो है वो है सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहां पर सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखो क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में जो भी अभी समय चल रहा है उसमें सामान्य रूप से क्रिया का जब आभास हो तो वो सामान्य वर्तमान काल रहेगा। उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता, पूर्णता, संदिग्धता नहीं दर्शाई जा रही है, अर्थात वहां पर सीधी सी बात, सटीक सी बात निकल के आ रही है कि वह कार्य जो है वो इस समय में हो रहा है। ठीक है ना, क्या कहा, सामान्य रूप से होने का पता चले। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगी, सामान्यता हम पता करेंगे कि क्रिया जो है वो हो रही है। तो इसमें किस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, छात्र पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, नेताजी भाषण देते हैं, हरीश खेलता है, सुरेश गाता है। इस तरीके से ये सामान्य वर्तमान काल के समय है कि भाई ये जो कार्य है वो क्रिया का व्यापार जो है वर्तमान काल में सामान्य रूप से हमें जानकारी पता हो रही है, वो जो है यहां पर सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। विशेष ध्यान दें कि सामान्यतः क्रिया का व्यापार जब आपको आभास हो तो वो सामान्य वर्तमान काल में जाएगा। ध्यान रखना, कंडीशन कैसी होगी कि देखिए वह पत्र लिखता है, वह पुस्तक पढ़ रही है, ये सारे ही वर्तमान काल प्रेजेंट में जो है वो कार्य हो रहा है, जो अभी समय चल रहा है, जो भी वर्तमान समय जो काल निकल रहा है उसी काल में ही उस क्रिया का व्यापार जो है वो जो अग्रसर है, निरंतर चलता रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल क्या रहेगा कि सामान्य स्थिति, सामान्य क्रिया का व्यापार हमें आभास करवाए, वो सामान्य वर्तमान काल में रहेगा। ध्यान रखना, यही से बहस होता है और यही से हम पता करते हैं कि कहां पे किस तरीके से वाक्य में अलग अलग भेदों के अनुसार वाक्य परिवर्तन होगा। कीजिए सामान्य वर्तमान काल, और इस वर्तमान काल को देख ले, फिर आगे चलते हैं हम। तो इसी के साथ आशा है मित्रों कि आप इसे भली भांति जो है वो समझ पाए होंगे, काल एवं उसके भेद। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है वर्तमान काल का ही एक और भेद यहां पर, जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। फर्स्ट हमने यहां पर अध्ययन किया सामान्य वर्तमान काल, जिसमें सामान्य क्रिया को हमने देखने का प्रयास किया और उसके उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट भी किया। ठीक है, अब चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए, क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि चल तो रहा है और साथ में यह भी दर्शाए वह वाक्य। देखो वर्तमान काल में भेद अलग है, वर्तमान काल में सभी कार्य चल ही रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट में वो शुरू है, लेकिन जब वाक्य ये आवाज कराए, वाक्य के सेंटेंस के विभक्ति हमें यह बताए कि वहां पर कार्य जो है वो चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जब शब्दों के माध्यम से हमें ये आभास हो, तब वह किसमें जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। किसमें, अपूर्ण वर्तमान काल। सीता पत्र लिख रही है, मैं रेडियो सुन रहा हूं, इस
इसमें जो स्थिति होगी वो क्या होगी कि कार्य भी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में वो है जाएगा। वर्तमान काल की स्थिति को भी हमें देखना होगा कि यहां पर किस तरह की सिचुएशन बन रही है। परिस्थितियों को देखते हुए हम वाक्य को उस भेद में डालेंगे। वह तब होगा जब हम लगातार जो है अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए, छात्र पढ़ रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, मतलब कि छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ना अभी बंद नहीं हुआ है। क्रिया का व्यापार निरंतर अपना कार्य कर रहा है, क्रिया हो रही है लगातार, पूर्ण नहीं हुई भी, अपूर्णता झलक रही है यहां पर, अर्थात ये अपूर्ण वर्तमान काल में जा रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि और अपन उदाहरण लिखते हैं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, सीता पत्र लिख रही है। इस तरह के सेंटेंस कहीं ना कहीं अपूर्णता दर्शा रहे हैं कि क्रिया का व्यापार तो हो रहा है वर्तमान काल में ही, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हुआ है, वहां पे अपूर्णता आ रही है। मैं रेडियो सुन रहा हूं, लगातार सुनने का कार्य जो है वो शुरू है, अभी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सीता पत्र लिख रही है, अभी तक पत्र पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। तो ध्यान रखें, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य जो रहेंगे वो इस प्रकार का आभास करवाएंगे, इस प्रकार की अभिव्यक्ति में करवाते हैं, अर्थात वह अपूर्ण वर्तमान काल का जो है वो कार्य रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का ही तीसरा रूप यहां पर बात कर रहे हैं, संदिग्धता, जहां पर संदेह प्रकट हो। वर्तमान काल का ही सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संदेह हो, उसकी क्रिया के व्यापार में संदिग्धता रहो। ठीक है ना। मेहमान गांव से आते होंगे, मतलब कि आ तो रहे हैं, हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह है, क्या पता। तो ऐसी कंडीशन में संदिग्धता जो है वो दर्शाई जाती है, अर्थात वह संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। वर्तमान काल का ही कार्य है, लेकिन वहां पर भी संदेह प्रकट हो रहा है। देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, क्या पाया जाए? संदेह। संदेह वर्तमान काल की क्रिया में जब संदेह पाया जाए, क्रिया वर्तमान काल की ही है, लेकिन साथ ही उसमें संदेह भी है, अर्थात संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे छात्र पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ता होगा, मतलब कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है, लेकिन वहां पर संदेह प्रकट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कार्य हो रहा होगा, या थोड़ा सा संदेह दिखता है। जब ऐसी कंडीशन बने, जब वाक्य आपको ये आभास कराए, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। पिताजी बाजार जा रहे होंगे, छात्र पढ़ रहे होंगे, वह पढ़ता होगा, पिताजी बाजार जा रहे होंगे, मतलब कि जा तो रहे होंगे, ये टाइम उनके रोज मार्केट जाने का है, अभी वो जा रहे होंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं संदेह पाया जा रहा है, अर्थात वह जो है संदिग्ध वर्तमान काल का जो है वो सेंटेंस रहेगा। एक और सेंटेंस यहां पर, मेहमान गांव से आ रहे होंगे। इस तरीके से देखो, यहां पर मेहमान आने वाले तो हैं, आज आ रहे होंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं अनिश्चितता, संदेह नजर आ रहा है, अर्थात वह संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल जो है वो मित्रों रहेगा। इस तरह से हम अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल, ये जो वर्तमान काल के तीन भेद है, इन तीन भेदों को तमाम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए देख सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। जैसा कि आगे हमने भूतकाल के 6 भेदों को तमाम तुलनात्मक अध्ययन उदाहरणों के माध्यम से करने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आप उनको भली भांति समझ पाए होंगे। और यहाँ पर आज ये वर्तमान काल के 3 रूप और तमाम उदाहरणों के माध्यम से इनके साथ तुलनात्मक अध्ययन भी कर हमने देखा।
देख ले से फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर आप वर्तमान काल को भलीभांति समझ पाए होंगे। ये जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है वर्तमान काल का, ये आपने इसको अच्छे से यहां पर जो है समझा होगा। आई होप कि आप लोग जो है इसे भलीभांति समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट आपका, सॉरी ये डबल स्लाइड्स थी इसकी, भविष्यत काल। अब है नेक्स्ट भविष्यत काल। जैसा कि हम 3 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने भूतकाल का अध्ययन किया, तत्पश्चात हमने बात की यहां पर भूतकाल के बाद वर्तमान काल की, और उसके बाद में हमने बात की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं भविष्यत काल की। किसकी? भविष्यत काल की। भविष्य मीन्स फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाली क्रिया, जब हमें वाक्य के माध्यम से, वाक्य के शब्दों के माध्यम से, वाक्य की प्रकृति के माध्यम से हमें यह अभिव्यक्ति हो कि कार्य जो है, क्रिया का जो व्यापार है, वो आने वाले समय में होने वाला है, मतलब कि फ्यूचर में, भविष्य में होने वाला है, तब वहां पर भविष्य काल होता है। ठीक है ना? तो वो परिस्थिति जो है वो हमें ये आभास करवाती है कि यह कार्य, यह क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी, वहां पर भविष्यत काल जो है वो कार्य करता है। देख लेते हैं इसकी प्रकृति को कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम के भविष्य में होने की बात मालूम हो। देखो क्या कहा, काम के भविष्य में होने की बात मालूम हो, क्रिया जिस रूप में होगी उस रूप का हमें यह पता चले उसके माध्यम से कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी, भविष्य के समय में इस काम का होना निश्चित है या होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार की स्थिति योग हमें आवाज करवाती है कि वो भविष्यत काल है। क्या है? भविष्यत काल वहां पर रहे दिखेगा। ठीक है ना? जैसे कि इसमें कुछ यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल को लेकर के, वह पत्र लिखेगा, वह पुस्तक पढ़ेगी, कल वह आएगा, जयपुर जाएगा, हम कल जोधपुर होंगे। इस तरह के दृष्टिकोण से हमें पता चलता है कि ये आने वाले समय में क्रियाएं होने वाली हैं और वो हमें काम का भविष्य में होने का मालूमात करवाए, अर्थात वहां पर भविष्यत काल जो है वो रहता है। ये कुछ उदाहरण है जिसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट है भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। जिस तरीके से हमने भूतकाल में 6 भेद पढ़े, वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े, और भविष्य काल के भी यहां पर कितने भेद है मित्रों? 3 भेद है। कितने? 3 भेद, जिसमें पहला है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। अब क्रियाएं सारी भविष्यत काल में ही होगी। समझने की बात है कि क्रिया, जितनी भी टाइप्स की क्रिया यहां पर हो रही है, इस भविष्यत काल के दौरान की बात कर रहा हूं, तो वहां पर सारी क्रियाएं जो है वो भविष्य में ही होगी। आने वाले समय में ही उस क्रियाओं को, उन क्रिया के व्यापार को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन उनमें भी कुछ भेद है। जैसे कि यहां पर बताया गया कि सामान्य भविष्यत काल, सामान्य रूप से पता चल रहा है कि इसमें ये भविष्यत काल में जो ये घटनाएं घटने वाली है या इस क्रिया को हम अंजाम देने वाले हैं। नेक्स्ट है संभाव्य। अब भविष्य काल में भी जब संभावना दर्शाई जाए,
कि ऐसा हो सकता है, निश्चित नहीं है। जब संभावना, केवल वहां पे क्या है, संभावना, जब प्रोबेबिलिटी वहां पर बताई जाए तो वह जो है संभाव्य भविष्य काल में जाएगा। और नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भविष्य काल। ऐसा होगा तो इस तरह से हो सकता है। जब किसी के आधार पर हम डिपेंडेंसी जताए, मतलब कि एक दूसरे पर जो है अवलंबित हो मामला, तब वहां पर जो है हेतु हेतु मद भविष्य काल रहेगा। वहां पर वाक्य जो है वो आने वाले समय में क्रिया के व्यापार को दर्शाएगा, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं एक एक जो है अवलंबन जो है बताया जाता है। जब ऐसी कंडीशन में कि क्रिया के इस क्रिया के पहले होने की वजह से दूसरी क्रिया हो पाएगी तो होगा भविष्य काल। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हेतु हेतु मद भविष्य काल जो है वो कार्य करता है। तो देखें, ये तीन कंडीशन है और तीनों ही कंडीशन यहां पर भविष्य काल को जो है वो दर्शा रही है, भविष्य काल को दर्शा रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये भविष्य काल के तीन भेद हैं। जिस प्रकार से वर्तमान काल के तीन भेदों का भी यहां पर हमने अध्ययन किया, उससे पहले भूतकाल के जो 6 भेद है उनको भी हमने बारी बारी से, और भूतकाल में गतिविधि होने वाली जो हो चुकी है उनके 6 भेदों को बताया, वर्तमान काल प्रेजेंट टाइम में होने वाली गतियों को भी हम बताया। अब हम बात कर रहे हैं भविष्य काल को लेकर। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर भविष्य काल को देखने का प्रयास किया। अब देखिए, भविष्य काल के एक एक टाइप्स को लेंगे, एक एक भेद को लेंगे और उन भेदों को हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की कंडीशन में कौन कौन सा काल जो है वो कार्य करता है। बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल की। सामान्य भविष्य काल, देखो सामान्य भविष्य काल कब रहेगा, तो जैसे देखिए क्रिया के जिस रूप से, अब ये सामान्य भविष्य की बात कर रहे हैं हम, इसमें कोई संदिग्धता, कोई हेतु हेतु मद, कोई डिपेंडेंसी नहीं बताई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है एक सामान्यतः भविष्य काल के सेंटेंस, वाक्य जो है वो किस प्रकार के रह सकते हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भविष्य काल में सामान्य रूप में पूरा होगा। देखो क्या कहा जा रहा है, सामान्य रूप में, सामान्य रूप में काम, सामान्य रूप में जो है वो काम होगा, सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ेंगे, अब इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि छात्र पढ़ेंगे, कल हम जयपुर जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे। छात्र पढ़ेंगे मतलब कि आने वाले समय में इस क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कल हम जयपुर जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि गए नहीं है, जाएंगे, आने वाले समय में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सामान्यतः बातें हो रही है। भविष्य काल में जो जो घटनाएं होने वाली है, जो क्रियाओं को अंजाम देने वाले हैं, वो सामान्य रूप से उसकी जब जानकारी होती है हमें, तो वहां पर सामान्यतः भविष्य काल जो है वो कार्य करता है। अब पिताजी बाजार जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे, ये जो है हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सामान्यतः भविष्य काल की बात हो रही है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, कल उत्सव होगा, अगले सोमवार जोधपुर होंगे। इस तरीके से सामान्यतः हमें ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में ये क्रियाएं होगी, ठीक है ना। तो वो सामान्यतः भविष्य काल को दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट है भविष्य काल में, ये पहला यहां पर टाइप जो है, पहला भेद जो है वो क्लियर होता है। अब नेक्स्ट आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की बात अपन करने जा रहे हैं, जहां पे भविष्य काल का ही सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, लेकिन
कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ संभावना बताई जाएगी। क्या जाएगी कि संभावना बताएंगे कि ये कार्य इस समय हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ संभावना मतलब कि कार्य तो क्रिया जो है वो भविष्य काल में ही रहेगी, लेकिन वहां पर सिर्फ हम संभावना जताने की बात यदि वाक्य के माध्यम से में अभिव्यक्त हो, आभास हो, तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल रहेगा। जैसे कि देखिए क्रिया का वह रूप जिसमें काम की भविष्य में किए गए, किए जाने या होने की संभावना मात्र हो। क्या हो? किए जाने या होने की संभावना मात्र हो। सिर्फ प्रोबेबिलिटी संभावना हम जताएं तो वहां पर जो है वो संभाव्य भविष्य काल का जो एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि देखिए संभावना मात्र है, निश्चय नहीं, निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि कार्य होगा या नहीं होगा, निश्चितता नहीं, क्योंकि आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हमें क्या पता। भविष्य के गर्भ में क्या होगा, यदि हमें भविष्य का पता चल जाए तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कब से ही जो है सफल हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हम संभावना ही जता सकते हैं कि ये प्रश्न आने लायक है, संभावना है इस प्रश्न को आने की। तो वहां पर जिस तरीके से ये अभी जो स्थिति बताई मैंने, अगर ये इस स्थिति का आभास आपको किसी वाक्य से होता है तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल का वो वाक्य जो है वो रहेगा, उसको हम उसमें देखेंगे। ठीक है ना। संभाव्य भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल कहलाता है। इसे हम संदिग्ध भविष्य काल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल भी कह सकते हैं। शायद आज वर्षा होगी। अब देखिए संभावना जता रहे हैं, अब वर्षा होना किसी के हाथ में है क्या? किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सिर्फ संभावना जता रहे हैं कि जैसा एटमॉस्फेयर, जैसी वातावरण बन रहा है, जैसा पर्यावरण हमें दर्शा रहा है, उस समय ऐसा लगता है। आभास तो हो ही जाता है, क्योंकि वर्षा आने से पहले की जो स्थिति बनती है वो हमें पता होगा कि बारिश आने जैसा है, अब हम घर पे निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती है जब भी हम संभावना भी जताते हैं। संभावना भी जताने का अपना एक दृष्टिकोण होता है, उसके कुछ संभावनाएं होने पर ही हम संभावना जताते हैं, उससे पहले जता नहीं सकते। तो क्या कहा? शायद आज वर्षा होगी, क्योंकि आज का माहौल इस प्रकार का है। तो यहां पर संभाव्य भविष्य काल का ये एग्जाम्पल रहेगा। हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि उसको खुद पर विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में जो है वो जो है बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाऊंगा और मेरे समाज द्वारा मुझे पुरस्कार मिल जाए। तो ऐसी संभावना जता सकते हैं कि खुद पर विश्वास है। ठीक है ना। फिर हम दिल्ली में कदाचित आपके दर्शन करेंगे। ठीक है ना। हम दिल्ली में कदाचित आपके दर्शन मतलब कि आपसे मिलना, प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलना हो जाएगा। तो अगर समय की उपलब्धता रही उस समय, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और घूमने जाते वक्त कोई मित्र हमारे वहां होते हैं, तो हम ये संभावना जताते हैं कि हम वहां आएंगे और आपके दर्शन वहां पर कर पाएंगे। तो ऐसी संभावना जता रहे हैं। अब होना नहीं होना निश्चित नहीं है, हो सकता है उसमें आपकी ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है आप जिस यातायात से जो है वो यात्रा कर रहे हैं उस दृष्टिकोण में आपके शेड्यूल में, टाइमिंग के शेड्यूल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस आ जाए, तो कैसी भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है। अर्थात निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि हम आपके दर्शन करेंगे, हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, लेकिन सिर्फ आप वहां पर संभावना महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मिलेंगे। ठीक है ना। तो वो संभाव्य भविष्य काल में जाएगा। इस तरह से ये और भी देख सकते हैं कि शायद आज विनोद आए, या कह सकते हैं कि दोपहर तक धूप निकल आएगी। इस तरह के देखो सेंटेंस आप देख रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ संभावना जताई जा रही है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी दर्शाई जा रही है कि आने वाले समय में इन क्रिया के व्यापार को अंजाम दिया जा सकता है, या ये जो है क्रियाएं स्वतः ही हो सकती है। शायद आज विनोद आए, अब संभावना जता रहे, आएगा नहीं आएगा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वहां पर
केवल संभावना जता रहे, अर्थात वह संभाव्य भविष्य काल का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। दोपहर तक धूप निकल आएगी, दोपहर तक धूप निकल आएगी। अब दोपहर तक धूप का खिलना, धूप का जाना ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो एक दृष्टिकोण है इस अपने जगत का, जिसमें और जो प्रकृति है वो प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है। लेकिन सिर्फ एक संभावना जता सकते हैं कि दोपहर तक शायद, क्योंकि माहौल इस टाइप का हो रहा होगा कि बारिश के बाद दोपहर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, तो दोपहर की धूप आने में टाइम लगता है, अर्थात संभावना जता रहा है कि शायद दोपहर तक धूप खिल जाएगी या आ जाएगी, ठीक है ना, निकल आएगी। तो इस तरीके से ये संभावना जताने वाले जो है वाक्य रहते हैं जो भविष्य काल में जो हो सकते हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं मित्रों। देखिए ये एक जो भविष्य काल की दो टाइप्स हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल में। यहाँ पर बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हें देखें और आप भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनाकर, वाक्य बनाकर इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, अभ्यास करने का प्रयास करें, ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो आप उन्हें भली बात देखकर सटीक उत्तर तक पहुंच पाए। देख लीजिए। आशा है मित्रों कि यहां पर आप सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की और। लास्ट टाइप है ये भविष्य काल का तीसरा प्रकार, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इस रूप में क्रिया, इसकी प्रकृति को बढ़ते हैं कि इस रूप में क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, किसी कारण पर, किसी कारण पर आधारित क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। काल का यह रूप दो उपवाक्यों को जोड़ता है। काल का यह रूप जो होता है, समय का जो रूप होता है, वो दो उपवाक्यों में जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हमने बात की थी हेतु हेतु मध्य भूतकाल में, ठीक है ना, कि वहां पर भी दो क्रियाएं थी और दो क्रियाएं जो है एक दूसरे पर जो है अवलंबित थी, डिपेंडेंसी थी वहां पर, और तब जाकर ऐसी कंडीशन में जहां तो ती लगते हैं तो वहां पर जो हेतु हेतु मध्य भूतकाल का वो एग्जाम्पल रहता है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है क्रिया का व्यापार। क्रिया जो है किसी कारण पर आधारित होती है और काल का यह रूप दो उपवाक्यों को जोड़ता है और परिणाम भविष्य में दर्शाता है। क्या करेगा, उसके परिणाम क्या होंगे भविष्य में। अब दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, क्रिया किसी कारण पर आधारित होगी, कारण होगा तभी क्रिया होगी, और दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए उसका जो परिणाम होगा वो भविष्य में दर्शाता है। ऐसा वाक्य जब निकल कर सामने आता है तब वह हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। जैसे कि देखिए, यदि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, व्यायाम करोगे तब स्वस्थ बनोगे। इस तरह की जो ये कंडीशंस है, ये कंडीशन ये बता रही है कि इनके परिणाम जो है आने वाले भविष्य में होंगे। दो वाक्यों को जोड़ते हैं और क्रिया किसी कारण पर आधारित है। ये तीनों ही कंडीशन जब निकल कर सामने आती है तब वह हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का जो है एग्जाम्पल जो है वो रहेगा, ठीक है ना। और भी देखते हैं कि वह आएगा तभी मैं आऊंगा। इस सेंटेंस में ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ना कोई इस तरह का निर्णय लेना है या किसी कारणवश दोनों में अनबन है, जिस कारण ये जो है ऐसी कंडीशन बनेगी, वह आएगा तभी मैं आऊंगा, शर्त रखी जा रही है। और दो वाक्यों को जोड़ते हुए कोई ना कोई कारण पर आधारित क्रिया है और इसका
जो परिणाम होगा वो भविष्य में दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस की इसको पुष्ट करेगा, पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे, तभी विद्वान बनोगे। अब इसमें भी देखिए, पढ़ोगे लिखोगे विद्वान बनोगे, ठीक है ना, तभी अब दो वाक्य को जोड़कर क्रिया जो है कोई किसी कारण पर आधारित है कि पढ़ना लिखना है, अगर विद्वान बनना है तो पढ़ना लिखना तो होगा, और ये विद्वान बनने की जो क्रिया है, इन दोनों के कार्य करने से विद्वान बनने की क्रिया है जो वो भविष्य में जो है परिणाम निकल कर आपके सामने आएंगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि हेतु हेतु मत भविष्य काल की कंडीशन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तीनों ही दृष्टिकोण से और इन उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करता हुआ ये जो है वो सेशन, ठीक है ना, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। यहां पर आऊंगा या जाऊंगा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, दोनों कंडीशन है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके समक्ष तमाम यहां पर काल से संबंधित हमने वर्तमान काल और साथ ही भविष्य काल को यहां पर देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बिंदु से निकलने वाले जो भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, इन संकल्पनाओं इन कंसेप्ट के आधार पर आप उसे भली भांति जो है सटीक उत्तर तक पहुंचकर सही निर्णय तक पहुंचेंगे और आप जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आपके आसार को अच्छा करेंगे। ठीक है, तो लीजिए मित्रों, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।